एक मध्य प्रदेश से बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ पे एक शहर है कटनी करके। तो वो मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी ऐसा एडवांस नहीं है। आजकल तो ख़ैर इस टाइम पे हो गया है, बट जब ऐसा नहीं है, मुझे किसी ने डीमोटिवेट इस चीज़ के लिए नहीं करा, बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ने बोला हो कि तू सपोर्ट करा, मतलब हाँ, सपोर्ट भी यही नहीं करा। हाँ, इवन दो कि मेरे दोस्त वगैरह तो ऑलवेज़ कि मेरे साथ ही थे कि हमेशा जो तू कर रहा है बढ़िया कर रहा है, मतलब कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जो हम कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो आई गेस वहाँ से मैंने उस चीज़ को चैलेंज ले लिया कि अब तो दिखाना ही पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो इस फ़ील्ड में करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ख़ैर वही वाली ज़िंदगी जी रहे होते कहीं गवर्नमेंट जॉब में। मेरे से अच्छा मैं कुछ नहीं। बेस्ट तो पूरे ज़माने में गंद फैला रहे हैं। तो तो आई गेस ऐसे लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार एक बार आईने में देखो, एक बार माफ़ी माँगो और दूसरा दूसरा कुछ लाइफ़ में करने की मतलब को लाइन चेंज कर लो। लाइन चेंज कर लो भाई, तुम कुछ और कर लो, वहाँ पे शायद तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। ये दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू। जैसे आपका रिसेंटली पैराडॉक्स भोला नाचे आर्टिस्ट के साथ जो प्रोजेक्ट था, उसमें आपको क्या मतलब दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? बाकी कि बिना किसी लोगों का नाम लिए हुए सारी चीज़ें मैंने आई गेस बता दी है, तो ओके। मैं सेफ़ली घर पहुँच जाऊँगा यहाँ से। कि मतलब आप नहीं चाहते कि पता लग रहा है कि आप थ्री पीस में घर गए हो पार्सल होके, जो कि एमटीवी हसल के आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है और आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है आप शायद उसमें भी काम करने वाले हैं उनके जी, साथ। जी, जी। तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं अभिषेक राजपूत और आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में जो कि बहुत ही कम एज से जिन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की और आज वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं, जिनका नाम है अनिकेत भारती। थैंक हेलो यू। अनिकेत, कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये अपॉर्च्युनिटी दी एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप बताइए? बस मैं भी बढ़िया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में। आज आप अपने-अपने कीमती टाइम में से थोड़ा-सा जो आपने टाइम निकाला हमारे लिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप स्पेशली हमारे लिए हमारे स्टूडियो में आए। अरे! सेम, सेम, सेम फीलिंग यार कि आई एम जस्ट अगेन वेरी ग्रेटफुल कि आपने इनवाइट करा मुझे, कुछ चीज़ें बतानी है मेरे ख़्याल से जो लोगों को जाननी ज़रूरी है और मेबी उनके लिए इंस्पिरेशनल हो सकती है मेबी। तो आई गेस लेट्स सी कहाँ तक जाती है गाड़ी। हाँ, तो अनिकेत जैसे कि आपने बताया आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, तो मेरे को जो आपसे पूछना है पहला ये क्वेश्चन है जैसे कि आप अपने थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में और कैसे आप इसमें म्यूज़िक लाइन में मतलब इंटरेस्टेड हुए? ठीक है, तो आई थिंक इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सबसे पहले तो म्यूज़िक में मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ कि स्कूल टाइम में ऐसा था कि असेंबली वगैरह जो होती थी उसमें, तो हमारे यहाँ एक टीचर थे, तो उन वो क्या थोड़ा म्यूजिशियन थे वो थोड़ा, तो ही इज़ लाइक कि वो गिटार वगैरह बजाते थे, तो मैंने पहली बार शायद उनको देखा वहाँ पे गिटार बजाते हुए। तो वो मुझे देखने में ना काफ़ी बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार ये गिटार का साउंड जो हम सुनते थे किसी गानों में, कैसे ये लाइव ऐसा सुनाई देता है, ऐसा बजा जाता है। तो मुझे वहाँ से वो चीज़ बड़ी वैसी लगी कि यार ये तो यार इतनी अच्छा, इतना कूल लग रहा है, ये चीज़ मुझे भी करना है। तो देन वहाँ से मैंने अपना ये चीज़ चालू करा कि घर वालों को ज़िद करा कि मुझे गिटार चाहिए ऐसा-वैसा। तो वहाँ से मेरे पास गिटार आया एंड देन मैंने खुद से गिटार यूट्यूब से वीडियोज़ देख-देख के उसको सीखा थोड़ा बहुत। फिर जब गिटार बजाना मुझे आ गया तो देन उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि आप गिटार तो सिर्फ़ बजा रहे हो, अगर आप गाना भी सीख लो हुँ, हुँ। तो देन आप तो सॉर्टेड हो, सब जगह पे आप एकदम मस्त दिखोगे, कूल। 4 लोगों के बीच में आप होशियारी मार सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत गाना वगैरह सीखा एंड देन फिर उसके बाद फिर मुझे कहीं से ये चीज़ पता चली कि जो हम गाने वगैरह सुनते हैं कि हम जब क्या है कि आप जब इस फ़ील्ड में आप हो नहीं, म्यूज़िक फ़ील्ड में हो नहीं, जैसे कोई नॉर्मल बंदा है, तो उसके लिए ये चीज़ देखना कि वो हमेशा उसको एक चीज़ तो दिमाग में रहती है क्वेश्चन कि म्यूज़िक एक्चुअली में कैसे बनता है? बिल्कुल। कि आप ऐसे जो सुनते हो ये बन कैसे रहा है? किस चीज़ में बन रहा है? क्या हर कोई बजा-बजा के बना रहा है या फिर लाइव कर रहा है? तो वहाँ से मुझे पता चला ये चीज़ कि आप ये सारी चीज़ें ना आप एक सिस्टम से बना सकते हो, लाइक एक लैपटॉप या कंप्यूटर से। आपको वो चीज़ चाहिए, आप उसमें ही म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम जैसे ही पता चली तो मुझे तो ये ऐसा लगा कि यार ये तो
आई नीड ओके, दिस इन कि माय ये आपको लाइफ, करना है। ये मुझे करना है। फिर कहीं न कहीं से चीज़ें जुगाड़ वगैरह करके मैंने ये सारी चीज़ें फिर खुद से सीखा, एंड देन वहाँ से उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आज तक स्टिल द आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस। ओके, तो मेरे को ये जानना है जैसे कि बेसिकली आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक एज़ अ प्रोड्यूसर हो अभी, तो आप किस शहर से बिलॉन्ग करते हो बेसिकली? तो मैं एक मध्य प्रदेश से बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ पे एक शहर है कटनी करके। तो वो मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी ऐसा एडवांस नहीं है। आजकल तो ख़ैर इस टाइम पे हो गया है, बट जब जैसे उसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये सारी चीज़ों में जब मैं घुसा था, म्यूज़िक एंड ऑल जो भी प्रोडक्शन वग़ैरह, तो वहाँ पे ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को आई गेस मेरे तो नोन में किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी कि म्यूज़िक ऐसे बनता है या फिर ऐसे करा जाता है। इवन पूरे शहर में उस टाइम सिर्फ़ एक ही स्टूडियो था जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो कोई भी गाना, और उस टाइम पे वहाँ पे नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे कि जैसे कोई भजन रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कोई डिवोशनल सॉन्ग्स हो गए, भगवान के गाने या फिर तबला वगैरह एंड ऑल। तो कोई गाने एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चली, तो आई जस्ट वेंट और मैंने उनसे पहचान वगैरह बात वगैरह की कि कैसा कैसे ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प करा। तो उससे मुझे ये लगा कि यार ये तो सेटअप बहुत सही है। आपको अगर आपको खुद इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। इवन दो जहाँ से मैं आया हूँ, जिस टाइम से मैंने करा है ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आज जो चीज़ें कर रहा हूँ, वहाँ पे उस टाइम पे किसी के लिए आई गेस सोच पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। इवन किसी के बारे में भी ये सारी चीज़ें सोचना, और इवन कि आपको घर वाले भी ये चीज़ बोलें कि आप ये चीज़ कर लो, आप म्यूज़िक में चले जाओ, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे शहरों में आज जैसे कोई दिल्ली, मुंबई ये सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे तो थोड़ा चिल रहता है माहौल कि अब म्यूज़िक करना है तो घर वाले बोलते हैं अरे करो, आप एक्सप्लोर करो चीज़ें। बट छोटे शहर में बोलते हैं कि आप यार गवर्नमेंट जॉब में लगो या तो बैंक में लग जाओ, ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा कुछ हुआ है। नहीं रखा, टाइम उस वेस्टिंग। कहाँ कहाँ आप शादी वगैरह में गाना वगैरह बजाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो उस स्टेज से आके यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अगर करा है लाइफ में तो ये चीज़ करिए कि लोगों को प्रूव करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइफ में इम्पॉसिबल है। आपके पास बस एम्बिशन होना चाहिए और एक हार्ड वर्किंग स्पिरिट होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए, तो सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ और जाननी है, जैसे आपने बोला एक छोटे शहर से आप बिलॉन्ग करते हो, जहाँ पर कि एक सिंगल स्टूडियो था म्यूज़िक का। लेकिन आपको किसी ने मोटिवेट नहीं करा उस टाइम कि आपने जिसको भी बताया कि मेरे को म्यूज़िक सीखना है या म्यूज़िक करना है, हुँ। तो सबने आपको मोटिवेट ही करा एक तरह से। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है डिमोटिवेट करा। ऐसा नहीं है मुझे किसी ने डिमोटिवेट इस चीज़ के लिए नहीं करा, बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ने बोला हो कि तू सपोर्ट करा, मतलब हाँ, सपोर्ट भी यही नहीं करा। हाँ, इवन दो कि मेरे दोस्त वगैरह तो ऑलवेज़ कि मेरे साथ ही थे कि हमेशा जो तू कर रहा है बढ़िया कर रहा है। मतलब अब जब मैं चीज़ें करने लगा और जैसे कि मान लो आप अपलोड करते थे यूट्यूब पे गाने वगैरह, ये सारी चीज़ें, जो बंदे देखते थे या मेरे फ्रेंड्स वगैरह हो गए या जो भी हो गए, वो लोग अप्रिशिएट तो करते थे कि सही ये कोई कुछ डिफरेंट तो कर रहा है इस शहर में। नहीं तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ में लगा हुआ है कि कुछ डिफरेंट तो कर रहा है, बट इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है कि तू चिंता मत कर, तू म्यूज़िक कर, बाकी मैं बैठा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कि एक तरीके से होता है ना कि हर एक के लाइफ में अगर जैसे कोई मेंटर होता है, तो उसके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं कि वो आपको गाइड कर सकता है कि इस फ़ील्ड में जैसे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि आप अपने जो भी एंड गोल है वहाँ तक पहुँच जाओ। तो मेरे केस में मेरा मेंटर सिर्फ़ मैं ही था। ओके, इवन दो जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली तो बहुत सारे लोगों के लिए भी मेंटरिंग मैंने करी कि उन्हें आज भी मैं समझाता हूँ कि क्या कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए अगर तू इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जैसे म्यूज़िक फ़ील्ड में अगर तू इंटरेस्टेड है तो कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो इवन दो मेरे केस में तो यही है कि मुझे किसी ने ऐसा डिमोटिवेट तो नहीं किया, सपोर्ट करा ही है, बट इन द सेंस कि मेरे लिए किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा ओके, कि मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ वो उनके थ्रू, उनके बदौलत पहुँचा हूँ। मैं यहाँ जो पहुँचा हूँ आई गेस अपनी बदौलत ही पहुँचा हूँ। ओके। एंड आई गेस मेरे पेरेंट्स का थोड़ा हाथ है कि उन्होंने इवन दो थोड़ा बहुत तो मुझे सपोर्ट सपोर्ट करा किया, ही है बिल्कुल। इस चीज़ में, कि ऐसा नहीं कि मुझे जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कि मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे कि अगर जैसे मुझे बस उन्होंने ये बोला कि कर कुछ टाइम करके देख लो आप, कि अगर होता है तो ठीक है,
नहीं तो जो हम कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो आई गेस वहाँ से मैंने उस चीज़ को चैलेंज ले लिया कि अब तो दिखाना ही पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो इस फील्ड में करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो खैर वही वाली ज़िंदगी जी रहे होते कहीं गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा। मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि वो बुरी होती है, हुँ, बस हुँ। इट्स जस्ट दैट कि वो मेरे लिए नहीं थी वो ज़िंदगी, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। ओके, मतलब जैसे आपने अपने जो पैशन है उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको म्यूज़िक सीखना है या म्यूज़िक बनाना है, करना है, म्यूज़िक में ही आपको काम करना है, हुँ, म्यूज़िक लाइन में। हुँ, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, एक एग्ज़ैक्टली एक टाइम पीरियड दिया कि हाँ, इतना हुँ, टाइम आपके पास है, आप हुँ, कर सकते हो। अगर आप कुछ बेटर करते हो, कुछ बन जाते हो तो अच्छी बात है। हुँ, हुँ। अगर मान लीजिए नहीं बन पाते तो फिर लास्ट ऑप्शन तो यही है जो हम आपको बोलते हैं, आपको वो करना हाँ। पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या जो भी एक्स, वाई, हुँ, ज़ेड। हुँ। मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, जैसे मान लीजिए आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, आपको म्यूज़िक प्रोड्यूसर के लिए इंस्पायर किसने किया? मतलब आपके जो बड़े इंस्पिरेशन है वो कौन है? तो जैसा कि आपने पहले पूछा था, मैंने स्टार्ट तो आपको बताया था कि बिल्कुल। कहाँ से ये चीज़ मेरे अंदर स्पार्क कैसे आया म्यूज़िक प्रोडक्शन का। अब जब ये सारी चीज़ें मैं करने लगा तो एक हर प्रोड्यूसर का एक ये होता है कि उसको कहीं न कहीं कोई एक आइडल चाहिए होता है, उसको देखने के लिए कि मैं इसके जैसा बनना बनना चाहता चाहता हूँ, हूँ। हुँ। मेरे को इसके जैसा प्रोड्यूस करना है। तो नॉर्मली मेरे केस में ऐसा था कि मुझे ना बाहर के आर्टिस्ट जो वेस्टर्न हुँ, हुँ। फॉरेन आर्टिस्ट होते हैं, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगते थे कि प्रोडक्शन वाइज़ उनका जो स्टाइल है, इवन दो अगर मैं जॉनरास की बात करूँ तो जैसे डबस्टेप हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हो गया, हुँ, हुँ। एंड जिसमें बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा बारीकी से प्रोडक्शन करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करी शुरू-शुरू में, तो मैं हमेशा अपना स्टाइल थोड़ा वैसा रखने की कोशिश करता था कि थोड़ा ओके। वेस्टर्नाइज़्ड हो थोड़ा। फिर जैसे ही कुछ बीच में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे थोड़ा बहुत ना इंडियन क्लासिकल से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार होने लगा। हुँ, हुँ। तो मैंने क्या करा कि फिर मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसको सीखा कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे राग वगैरह हो गया एंड ऑल। तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने इन 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन कर दिया कि एक वेस्टर्न एलिमेंट हो गया हुँ, हुँ। सारा कुछ, और एक आपका इंडियन क्लासिकल एलिमेंट हो गया। तो जो जब दोनों चीज़ों को कंबाइन करा, तो आज जो अगर लोग उस स्टाइल को जानते हैं या मेरा नाम अगर उन्होंने कभी सुना होगा, मेरा म्यूज़िक सुना होगा, तो वो सिर्फ़ उसी पर्टिकुलर नीश की वजह से जानते हैं, उस पर्टिकुलर अंडरस्टूड। स्टाइल की वजह से जानते हैं, ओके। इवन दो जिनके साथ मैंने काम भी करा है, तो वो भी मुझे इसीलिए ही एप्रिशिएट करते हैं कि ये जो स्टाइल है पर्टिकुलर, जो वेस्टर्नाइज़ प्लस आपका इंडियन रूट्स से कनेक्टेड वाला जो स्टाइल है, तो वो जो स्टाइल निकल के आता है, वो दैट इज़ जस्ट अमेज़िंग। तो हुँ, अरे! वो चीज़ है कि मुझे बाहर प्रोडक्शन वाइज़ तो मैं बोलूँगा कि मुझे बाहर के बंदों का बहुत अच्छा काम लगता है। हुँ, लेकिन जो अरे! पीस और जो काम एक होता है, वो इंडियन एलिमेंट्स में ही होता है, इंडियन क्लासिकल एलिमेंट्स में जो इमोशन होते हैं, जो सितार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हो गया तुम्हारा तानपुरा हो हुँ, गया अरे! एंड वीणा, सरोद, ऐसे जो भी इंडियन क्लासिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई गाता भी है अगर वो, तो दैट इज़ जस्ट बहुत ही पीसफुल वो चीज़ लगती है। तो इन जब चीज़ों को मैंने जब कंबाइन करा, तो दैट इज़ हाउ आई गॉट माय स्टाइल, और यही मेरे लिए एक इन्फ्लुएंस है, मतलब कंबाइन करा हुआ है मैंने हुँ, सारे अरे! अपने इन्फ्लुएंसेस को एक साथ में अपने एक स्टाइल बनाने के लिए, अपने ओके, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बिल्कुल। कि ये है। हाँ, जैसे कि मैंने आपका कुछ म्यूज़िक सुना भी है और हुँ। सुना भी था, तो मैंने सुना, जब जैसे ही मैंने सुना ना मुझे लगा कि एक इंडियन म्यूज़िक है, इंडियन म्यूज़िक के साथ ही उसमें एक वेस्टर्न म्यूज़िक भी है। हाँ, हाँ। लेकिन मैंने कहा ये जो चीज़ है बहुत अलग है, मतलब एक हाँ। यूनिक चीज़ है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। हाँ, यस, और यस, ये मेरे को एग्ज़ैक्टली। अच्छा भी लगा सुन के, मतलब मुझे लगा कि एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ है ये सुनने लायक। कि एक होता है ना, हम एक ट्रेडिशनल सुनते हैं, ट्रेडिशनल में क्या हम, जैसे कोई राम भजन है हुँ, या तो हुँ। कोई कृष्ण भजन है, उसमें एक ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक लेवल होता है वो अलग होता है। मतलब वो होता है पीस ऑफ माइंड के लिए हुँ, कि हुँ, हाँ, हम हुँ। मन की शांति के लिए सुन रहे हैं। लेकिन ये जो म्यूज़िक है ना, बंदे के अंदर एक अलग ही फायर ला देता है। जैसे ही बंदे ने वैसे एक म्यूज़िक सुना, जैसे ट्रेडिशनल से स्टार्ट हुआ और वेस्टर्न में पहुँच गया, हाँ, हाँ, कि हाँ। वो पहले वो थोड़ा शांति से बैठा और फिर वो कूदना, नाचना शुरू कर देता हाँ, है उसका हाँ। सुन के। हाँ, तो ये वो चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छी लगी हुई, हाँ, सीरियसली। आपको आपका आपको जो वर्क अच्छी है ना, लगी ये चीज़, इवन दो जब ये स्टाइल मैंने कंटिन्यू करा, चीज़ें डालने अपलोड करना चालू करी, तो आप समझोगे कि मेरे पास तो बहुत सारे फ़ॉरेन के बंदे जो प्रॉपरली बाहर के वेस्टर्न हुँ, हुँ। लोग होंगे जिनको इंडिया का ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, बिल्कुल। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि ये तो ऐसी कुछ चीज़ है कि हमें बहुत ही अलग सी लग रही है। हुँ, हुँ। कुछ क्योंकि यूनिक स्टाइल, चीज़ है, हाँ, कुछ सुनने में यूनिक, कुछ अलग लग रहा है। क्योंकि वेस्ट स्टाइल तो उनका उन्हें पता है कि हाँ ये जी, तो एलिमेंट्स हैं, बट बिल्कुल, जो इसमें इंडियन चीज़ें डाली हुई हैं, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुझे इवन कि इंडिया से मेरे ख़्याल से ज़्यादा
मुझे बाहर के लोग ने जब अप्रिशिएट किया इस चीज़ का, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड लगा कि खैर अपने देश का कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो हमारा जो रियल म्यूज़िक है, हुँ, हुँ। इंडिया का जो क्लासिकल जो एकदम शास्त्रीय संगीत है, वो पूरी दुनिया तक इस तरीके से पहुंच रहा है पहुँच रहे कि हैं। वो लोग इतना बिल्कुल। ज़्यादा उसमें मग्न हो चुके हैं कि वो मुझे मैसेज करते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ ऐसा। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, इवन दो जब भी मुझे कोई भी अगर छोटे मोटे कमेंट्स भी करता है या कुछ भी करता है, मैं हमेशा उसको बहुत दिल से लेता हूँ कि आई एम वेरी कि हाँ, वो ग्रेटफुल। एग्ज़ैक्टली वो लोग आपको सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हाँ। सबसे बड़ी चीज़ एप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि उनको कुछ लग रहा है दुनिया में जो अगर कुछ म्यूज़िक लेवल था एक ट्रेडिशनल और उसके बाद ये जो वेस्टर्न जो लोग बाहर के लोग सुनते हैं बाहर कंट्री में, लेकिन अब उनका जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया वो लोगों को और ज़्यादा यस यस अट्रैक्शन कर एग्जैक्टली। रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ को। बहुत बहुत। जैसे आप कोई भी नए ट्रैक पर काम करते हो, तो मेरे को जानना है उसमें आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो क्या रहता है? मतलब आप उसके बारे में कुछ बताएँगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि हमेशा जैसे जब मैं अगर कोई गाना बना रहा हूँ जैसे जिसमें लिरिक्स वगैरह हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मुझे गाने का हुक पार्ट जो मेन पार्ट होता है किसी भी गाने का, मेरे को वो ऐसा स्ट्रॉन्ग चाहिए पड़ता है कि एक जैसे गुनगुना दिया हमने कुछ भी, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद जैसे वो वर्ड या वो मेलोडी जब मिल जाती है स्ट्रॉन्ग, हुँ, हुँ, देन हुँ। उसके बाद उसके बाकी का म्यूज़िक पे मैं थोड़ा प्रोसेसिंग करता हूँ एंड देन लिरिक्स को और एक्सपेंड करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे ये ओके। चीज़ आनी चाहिए, देन प्रोडक्शन को ओवरऑल स्टाइल उसका किस जॉनरा में जाना चाहिए, क्या वो थोड़ा क्लासिकल में जाना चाहिए या फिर थोड़ा पॉप में जाना चाहिए या रॉक में जाना चाहिए। तो ये गानों के प्रोसेस हैं और जो मेरा स्टाइल है बीट्स वगैरह बनाने का जिसमें इंडियन और वेस्टर्न का जो मिक्स होता है, उसमें उसमें तो हमेशा मैं यही देखता हूँ कि मेरे को मैं कुछ सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे, जैसे कुछ भी आपका तानपुरा का या सितार का कुछ सोलो वगैरह, फ्लूट वगैरह या कुछ भी क्लासिकल परफॉर्मेंस हो रही हो, तो मैं उनको सुनता हूँ। मैं 3 4 5 6 मैं जब सुनता हूँ तो सुनते सुनते मैं ना उस मूड में चला जाता हूँ कि अब मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो जो मैंने सुना हुआ है वो मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ वापस से अपने अपने स्टाइल स्टाइल में, में। सेम तरीके से नहीं कि थोड़ा आप उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ कर दो उस चीज़ को। बिल्कुल। तो जब मैं वो सारी चीज़ें सुनता हूँ फिर उसके बाद जब मैं उस पे बैठता हूँ उस चीज़ को अपने अंदर से निकालने के लिए, तब वो चीज़ निकल के आती है वैसे कि आप अपना कुछ भी वेस्टर्न एलिमेंट्स, ड्रम्स वगैरह जो भी वो चीज़ें डाल दो, आप उसके अंदर 808s डाल दो या जो भी डाल दो एंड देन उसके अंदर एक ऐसा फ़ील रखो कि कोई बंदा अगर सुने तो उसे ये ना लगे कि ये तो प्रॉपरली बाहर का म्यूज़िक है। बिल्कुल। वो सुनने में उसको ये लगना चाहिए कि ये कुछ तो अलग है, हुँ, हुँ। कुछ नया है, कुछ डिफरेंट नया है, ये कुछ भी है लेकिन कुछ तो ये अलग ही टाइप का बिल्कुल। बज रहा है। इसमें ओके। दोनों चीज़ें हैं, इसमें काम पीस भी है और हुँ, इसमें हुँ। एनर्जी भी है, बिल्कुल, इसमें गुस्सा भी है, इसमें शांति भी है, इसमें दुःख भी है, इसमें सुख भी है। तो बिल्कुल वो वो मेरा अप्रोच रहता है कि किसी भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो मेरे ख़्याल से उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उस टाइप की चीज़ें एक बार अपने अंदर फ़ीड करो। हुँ, हुँ, उसको हुँ। सुनते रहो, उसके अलग-अलग टाइप्स की क्या चीज़ें होती हैं, उनको सुनते रहो एंड देन उसके बाद अपना दिमाग यूज़ करो कि आप किस तरीके से वो चीज़ कहना चाहते हो जो आपके अंदर आपने अभी भरी है। तो बिल्कुल। ये मेरा प्रोसेस है सबसे इम्पोर्टेंटली तो। ओके। हाँ, तो आप मेरे को अभी ये बताइए जैसे आप आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैब्स कैसे करते हैं? तो उसका सिंपल प्रोसेस तो ये है कि अब तो जैसे मैं जिस स्टाइल में पहुंच चुका हूँ, जिस स्टाइल ऑफ म्यूज़िक में और जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच चुका हूँ, तो सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट तो यही होता है कि मैं अगर किसी को देखूँ आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने के लिए, इवन दो अगर वो वोकली हो या फिर प्रोडक्शन वाइज हो, हुँ, हुँ। तो वो एटलीस्ट कहीं न कहीं उस लेवल पे सोचना तो उसको पड़ता ही, मतलब पड़ना चाहिए कि वो उस सेम वेवलेंथ पे सोच रहा हो जहाँ पे मैं सोच हुँ, रहा हूँ, हुँ। प्रोडक्शन वाइज़ और वोकल वाइज़। ओके। और अगर वो अपने स्टाइल में वैसे ही फ़ोकस्ड है, जो मुझे सुन के ऐसा समझ में आ जाता है। जैसे कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट एज़ अ पर्सनैलिटी वाइज़ थोड़े से रह जाते हैं, थोड़े से ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा से डाउन रह जाते हैं। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए किसी के साथ कोलैब करने के लिए कि उसका और मेरा ना वाइब मैच होना चाहिए। ओके। और वो अपने स्टाइल में सबसे जो भी वो कर रहा है, हुँ, वो हुँ, हुँ। उसमें एकदम टॉप होना चाहिए। इवन दो अगर वो वोकल में कर रहा है तो उसको गाना अच्छा आना चाहिए, रैप कर रहा है तो बहुत अच्छा रैप करना चाहिए उसको, बिल्कुल। प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा करना चाहिए।
तो मेरी रिक्वायरमेंट बस ये होती है कि वो बंदा अगर अपनी चीज़ में फ़ोकस्ड है, वो दिख जाता है सुनने में या देखने में, और पर्सनैलिटी उसकी सही है, वाइब मैच हो रही है हमारी, तो देन इट्स डन, इट्स देन फिर तो एक बैंगर ही आना है हमेशा। जब आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें आपका जो सबसे फ़ेवरेट पार्ट क्या लगता है आपको और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है उसमें, जब आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो? तो सबसे फेवरेट पार्ट तो आई गेस किसी भी प्रोड्यूसर के लिए यही होता है कि जब फाइनल प्रोडक्ट आपका निकल आए, जो भी आपने प्रोड्यूस करा हो, हुँ, और हुँ। जब आप उसको अगले दिन सुनो, ओके, तो जब वो अगर आपको सही लग रहा हो सुनने में, तो वही आपका सबसे फेवरेट पार्ट होता है कि आप अपने काम में सफल हो गए। सफल हो गए हो मतलब परफेक्ट है ये आपका। परफेक्ट हो गए। इवन दो, और जिस टाइप का म्यूज़िक मैं जैसे बनाता हूँ, तो मेरे लिए वहाँ पे फेवरेट पार्ट ये भी होता है कि जब मैं कोई म्यूज़िक बना दूँ और अगर मैं उसको कुछ महीने बाद सुनूँ, हुँ, हुँ, कि हुँ। जब मैं भूल चुका हूँगा कि मैंने इस जगह पे ये चीज़ें डाली थी, या फिर मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट्स डाले थे, और जब वो मुझे सरप्राइजिंगली सुनाई देते हैं, तो फिर मुझे लगता है अपने ऊपर, ये लगता है कि यार भाई ये तो सही तूने चीज़ बनाई दिया, यहाँ पे तो बिल्कुल, तूने बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें डाली। बिल्कुल। गुड यार, मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये ऐसा तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सही जा रहे हैं हम अपनी जर्नी में। हुँ, हुँ। और चैलेंजिंग में तो मेरे ख़्याल से सारे प्रोड्यूसर्स रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से कि सबसे ज़्यादा आपका जो ब्लॉक आता है एक बीच में, हुँ, हुँ, हुँ। हमेशा कुछ टाइम आप तो बहुत बढ़िया म्यूज़िक बनाते हो, आप एक बार में बैठते हो, आप 1 घंटे में 4 गाने गाने बनाने का बना देते आपके हो पास आपके पास। एनर्जी रहती है। लेकिन एक टाइम आता है कि आप 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते भी एक चीज़ पे काम करो ना, आपसे वो चीज़ निकलती ही नहीं है। सही है। आप कुछ बिल्कुल, भी बनाते हो, आपको आपको ये लगता है क्या रद्दी बन रहा है ये, क्या कचरा बना रहा हूँ कि मैं। खुद को ही सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा उसमें। हाँ, आपको लगता है कि यार छोड़ दूँ क्या म्यूज़िक? ऐसा ऐसा बीच में कभी-कभी आपको फीलिंग आती है। तो वो चीज़ ऐसी लगती है हमेशा, मेरे ख़्याल से वो क्रिएटिव ब्लॉक हर किसी के ज़िंदगी में आता ही है टाइम टू टाइम। इवन दो ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक हो, कोई अगर वो लिख रहा किसी भी हो, लाइन में हो सकता हाँ, कोई लिखने वाला हो, कोई राइटर हो, उसको राइटर्स ब्लॉक आता है, कोई गाना गाता है, उसको कुछ ना कुछ तो ब्लॉक आता होगा। तो म्यूज़िक का ये ऐसा ही है कि आपको जब क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, तो आपको उस केस में कुछ नहीं करना है कि आपको बस अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है। है। हुँ, हुँ, आपको हुँ। ये सोचना है कि अभी शायद मेरा दिमाग ड्रेन हो चुका है इन सही सब है, चीज़ों बिल्कुल। से, तो मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मैं मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। हाँ, रेस्ट करता हूँ, मैं घूमता हूँ, कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करता हूँ। अभी म्यूज़िक में भूल जाता हूँ थोड़े भूल जाता टाइम हूँ के थोड़ी लिए। देर के लिए। फिर उसके बाद जब आप उस चीज़ में वापस आओगे, तब आप पहले से ज़्यादा अच्छे फ्रेश माइंड से आप चीज़ें करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फ़ेवरेट पार्ट तो आई गेस वही है कि आप जब अपना म्यूज़िक बाद में सुनो और आपको अपने ऊपर ही प्राउड फ़ील हो, तो वो फ़ेवरेट पार्ट है। और आपका चैलेंजिंग पार्ट ही क्रिएटिव ब्लॉक ही है, जो कि टाइम टू टाइम चला जाता है, आता रहता है, तो इट्स नॉट नथिंग बिग ऑफ अ डील। सो दैट्स इट। ओके। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे आप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हो और जैसे आपके पास कोई सिंगर आया और वो आप उसका गाना रिकॉर्ड करा रहे हो और बीच में वो सडनली बार-बार उन लाइन्स को भूल जाता है और उसके चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अरे यार! आपने तो ये ना दुखती नस पे हाथ रख दिया। अब मैं पॉडकास्ट यहाँ से अब मैं अलग ज़ोन में लेके जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा बताइए। अगर मेरे मुँह से गाली वगैरह निकल जाए तो माफ़ कर देना भाई मुझे। कोई बात तो नहीं, मैं कंटिन्यू। ऐसा मेरे मतलब इतने करियर के में ऐसे आर्टिस्ट मल्टीपल आए हुए हैं जिनको ना ऐसा मुझे लगता है कि क्यों है आर्टिस्ट? ओके। मतलब ये कुछ और काम क्यों नहीं कर रहे हैं हुँ, हुँ, ज़िंदगी हुँ। में? क्या पता उसमें भी सही ना कर रहे हों। तो ओके। ऐसा हुआ है कि कई बार कि जैसे कोई बंदा आया है मेरे पास कुछ गाने के लिए, कुछ गाना रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसा हो रहा है कि अगर वो चीज़ ना रिदम में नहीं जा पा रहा वो, उसको मैं उसी की चीज़ गा के, उसी की चीज़ बोल के, सुना के मैं कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत वो कर रहा है, वो तब भी नहीं कर पा रहा। और यही करते-करते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मैं बोला अरे यार! ये मैं कहाँ फँस गया। बट ऐसा मेरे ख़्याल से हर प्रोड्यूसर के लाइफ में होता है। लाइफ़ में होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो आपको ऐसे आर्टिस्ट को तो झेलना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो ऐसा मेरे पास रैपर्स भी बहुत आए हैं जो अपनी लाइन रैप नहीं कर पा रहे हैं खुद ही से। जो उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद गाया हुआ है, उनको खुद करना है वो चीज़। उनको मैं करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए, यहाँ पे ये लिरिक्स हटा के ये लिरिक्स डाल दो, तो ऐसे कर पा रहे हैं। और कोई गा रहा है तो वो एक ही लाइन में अटके ही जा रहा है, वो सुर में ही नहीं हो पा रहा। उसको मैं बता रहा हूँ कि इस सुर में नहीं, इस टोन में गाओ, इस आवाज़ में गाओ, इस नोट पे गाओ। वो तब भी नहीं कर पा रहा, तब भी नहीं कर पा रहा। वो सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। मेरे मन में तो बहुत सारी गालियाँ आ रही।
बट सामने में हाँ हो जाएगा यार, कि कुछ तुम बोल करो नहीं तो, सकते। तुम करो यार, हो जाएगा, आप करके देखो, सब सही हो जाएगा। तो आई गेस ये ऐसी चीजें हैं कि आपको ये भी आपको सिखा देती हैं कि आप जो भी कर रहे हो ये तो नहीं कर रहे हो, हाँ, तो आप किसी को इतना परेशान तो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। फ्रस्ट्रेट तो नहीं कर रहे हो कि वो आपको मन में बद्दुआएं दे रहा हो हुँ, हुँ, हुँ। कि तो आप अपने अपने आप को ऐसे देख के कि आप थोड़ा चिल हो सकते हो कि चलो मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर अच्छा मेरा कर रहा हूँ, अच्छा नहीं जा रहा लाइफ में, वैसा करियर सही नहीं जा रहा, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने मैं लेवल पे अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने लेवल पे अच्छा करूँ, मैं किसी का अच्छा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी को फ्रस्ट्रेट परेशान भी भी नहीं नहीं कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, इरिटेट नहीं कर रहा हूँ। इरिटेट भी नहीं कर रहा हूँ। तो आई गेस ये ऐसे आते रहते हैं, मे बी क्या पता आगे फ्यूचर में हूँ नोज कभी कोई आ जाए, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो आपके पास फिर एक जेन्युइन आर्टिस्ट ही आने लग जाते हैं, क्योंकि फिर आप ना ये सोचते हो कि अब मैंने स्ट्रगल कर लिया, अब मैं टॉलरेट नहीं करूँगा ऐसे लोगों को। पहले मुझे आप सैंपल दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करने वाले हो, आप कैसे गाओगे, आप कैसे रैप करोगे, अच्छा कर रहे हो तो देन तभी मैं रिप्लाई करता हूँ, नहीं तो ऐसे डीएम्स में पड़े ही रहते हैं हुँ, हुँ। ऐसे लोगों के मैसेजेस वगैरह। तो आई गेस सबको इस फेज से गुजरना पड़ता है। ओके। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए आप किसी सिंगर के साथ काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो और सुबह से शाम हो गई है, लेकिन वो गाना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगले दिन के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस बंदे से कि वो ठीक से आएगा प्रॉपरली एक लिरिक्स को रट के और करेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा उसके साथ काम करने में, कभी ऐसा लगता है? उस टाइम पे कैसा फ़ील होता है जब पूरा दिन खराब होने के बाद? उस टाइम पे तो ऐसा फील होता है कि मैं उसको ब्लॉक कर दूं, उसको बोलो कि दोबारा मेरे स्टूडियो में कदम मत मत आना। रखियो। बट इन केस अगर आप कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से, तो आप तो एक्सपेक्ट यही करोगे कि ये अगर यही चीज़ नहीं कर पा रहा तो लाइफ में कैसे सीरियसली आगे बढ़ेगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या तो अगर आप प्रैक्टिस, एक तो ये भी होता है कि आप किसी को बोलो कि ये चीज़ प्रैक्टिस करके आना। हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी तो मेरे साथ ये हुआ है कि वो बंदा मेरे स्टूडियो में आके ही प्रैक्टिस कर रहा है, ओके। जो कि टाइम वेस्ट है बेसिकली, वहीं आके प्रैक्टिस कर रहा है और प्रैक्टिस करने के बाद भी सही नहीं कर रहा सही है। नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो यार लाइफ में अब बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है, इवन दो आई गेस अगेन की सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं है, बहुत अलग अलग हर फील्ड लाइन में में भी ये सिचुएशन होती है हर हर लाइन किसी के में साथ। ऐसे कुछ क्रिएटिव, एक्स्ट्रा क्रिएटिव लोग घूमते रहते हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बिल्कुल। इवन दो उनको हम्बलनेस का तो कुछ मतलब ही पता नहीं होता, उनको किसी चार लोगों ने बोल दिया होगा कि भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तू बढ़िया गा रहा है, ये कर रहा है, अपने आप को ही चने के झाड़ पे चढ़ा के घूम रहे हैं। कि वो और सोचता है मैं बेस्ट, मेरे से अच्छा मैं कुछ नहीं। बेस्ट तो पूरे जमाने में गंद फैला रहे हैं। तो तो आई गेस ऐसे लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार एक बार आईने में देखो, एक बार माफी मांगो, और दूसरा दूसरा कुछ लाइफ में करने की मतलब को लाइन चेंज कर लो। लाइन चेंज कर लो भाई, तुम कुछ और कर लो, वहां पे शायद तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। कि एक वो ओके। होता है कि कोई अगर बेकार कर रहा है तो एक दो तरीके से बेकार करते हैं, कि एक बेकार कर रहा है क्योंकि उसको अभी पता नहीं है, बहुत सारी चीजें उसने सीखी नहीं है, वो बिल्कुल। सीखेगा तो अच्छा कर लेगा, उसके अंदर वो एम्बिशन है। हुँ, हुँ, और एक होता है कि वो जो कर कर रहा है, कर करके भी नहीं कर पा रहा है, हुँ। तो फिर तो उसके लिए यही है, और उसमें एटीट्यूड पूरा है लेकिन बिल्कुल। कि अरे मैं ही हूँ जो हूँ। तो उस वाले जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं उनसे आपको बच के रहना है, उनको बिल्कुल अपने आसपास मत आने दीजिए। अगर आप उनके दोस्त हैं तो प्लीज़ उन्हें सच बता दीजिए कि भाई नहीं हो पा रहा। ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उनको ये झांसा मत दीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं तो क्या है कि आपको ही बद्दुआ लगेगी जब उसको गाली पड़ेगी जब तो गालियाँ पड़ेंगी ऑन द हाँ, स्टेज हाँ। है। तो आपका उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, तो आप पहले ही अपने दोस्तों को बता दो कि नहीं यार आप कुछ और देख लो, आप दूसरी लाइन देख लो, मैं एज अ फ्रेंड ट्रू बता रहा हूँ। तो यही है यार सारा कुछ। ओके। और अगर मान लीजिए वो सब कुछ करके पूरी दुनिया में सारा कबाड़ा करके उसके बाद वो इस लाइन में आया कहता है मुझे सिंगर बनना है या मुझे गाना गाना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि भाई नहीं अब तू ये भी नहीं कर सकता? तो यार ऐसे केस में तो अगर उसको जिद ही है तो फिर मेरे ख्याल से अब आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि अगर पैसा किसी के पास है तो वो भले ही लेस टैलेंटेड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में आर्टिस्ट घूम ही रहे हैं हुँ, हुँ। जो कि आप पूरी दुनिया को रियल में भी पता है कि वो इतने वो नहीं है, केपेबल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। बट उन पे पैसा बड़ा है, तो वो किसी ना किसी अच्छी पोजीशन में ही कर रहे हैं, किसी ना किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर ही रहे हैं।
तो आई गेस ये भी कभी ना कभी मैटर कर जाता है कि अगर आप टैलेंटलेस हो और पैसे भी नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो फिर तो सकता। वही है ना कि रोड तो नाप ही रहे हो। हाँ हाँ, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इवन दो अगर पैसा है तो मे भी थोड़ा बहुत आप चीज़ें इधर उधर से कर सकते हो। और अगर पैसा हो टैलेंट हो तो देन आप तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता फिर तो। बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ वो वाली बात हो गई ना कि आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन पैसा है, भी फिर भी आप ग्रो कर रहे हो। हाँ मतलब ये तो एक तरह से नेपोटिज़्म वाली बात हो गई कि हाँ, हाँ ये लोग उसका पैसा देख के उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बट क्या करें, ये वर्ल्ड दुनिया कह इतनी रहे फेयर दुनिया तो है है ऐसे नहीं। ही चल रही है। हाँ, ये दुनिया ऐसी ही है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ अपने आप को ही जज कर सकते हैं, अपना ही पोजीशन दे सकते हैं, हम किसी से छिड़ के किसी से जेलस होके क्या ही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मेरे को आप एक चीज़ बताइए जैसे अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले जैसे 2 बड़े आर्टिस्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यार आप ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे को लगता है कि मेरा घर जाना सेफ नहीं रहेगा ऐसे। मैं ऐसे किसी किसी कंट्रोवर्सी में तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, मैं ऐसे किसी नाम भी नहीं लेना चाहता। हुँ, हुँ। बट ऐसा मुझे लगता है कि अब कभी कभी कुछ आर्टिस्ट ना कंट्रोवर्सी इसीलिए ही करते हैं कि उनको लगता है शायद इससे फेम मिल जाएगा उनको, जो कि एक्चुअल बात है ही। उन्हें ओके। खुद भी पता होता है। जैसे हिप हॉप में बहुत ज़्यादा डिस कल्चर होता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो लोग डिस कर देते हैं दूसरे के लिए। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो यही होता है कि एक जेन्युइन हेट अलग बात होती है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि दो बंदे आपस में डिस कर रहे हैं, फिर कल को आप देखते हो कि वो दोनों साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो आपको लगता है यार व्हाट वाज इवन द पॉइंट कि अगर आप डिस कर रहे हो, जैसे क्या होता है कि बाहर के लोग जब डिस करते थे, डिस कल्चर तो वहीं से आया है। तो जब बाहर के लोग डिस करते थे एक दूसरे को, तो देवर लाइक कि वो अब वो एनिमीज ही हैं, दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स। ऐसा वो नहीं हो सकता, उनको कभी उन्होंने आपस में सिर्फ कट्टी कर ली है पूरी आपस में। तो तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दो बंदों ने अगर डिस करा हुआ है एक दूसरे को या किसी ने किसी के लिए कुछ बोला है, तो कभी आपको देखने मिल जाएगा कि उनकी फ़ोटो साथ में ही खिंच रही है या फिर दो वो लोग साथ में कोलैब ही कर रहे हैं इवन। और बाकी तो कंट्रोवर्सीज़ वगैरह तो क्या मेरे ख्याल से जब लोग ज़्यादा ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब उनको लगता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, तब उनका मुंह थोड़ा ज़्यादा ही चलने लग जाता है। नहीं तो उसके पहले तो हर कोई हम्बल ही रहता है कि भैया आप, भैया आप, भैया आप। फिर देन वो जब ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा था, मैं उस टाइम चुप था लेकिन आज मेरे साथ मैं आज बोल रहा हूँ। बाकी कि बिना किसी लोगों का नाम लिए हुए सारी चीज़ें मैंने आई गेस बता दी है, ओके। तो मैं सेफली घर पहुंच जाऊंगा यहाँ से। कि मतलब आप नहीं चाहते कि पता लग रहा है कि आप 3 पीस में घर गए हो पार्सल होके। हाँ वही है, मतलब मेरे घर के बाहर चार लोग खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि बारा वारा, और मैं नीचे ही खड़ा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ उनके साथ। ये सबसे कमाल का मुझे भी पॉइंट मारना है इसको। है। चलिए डिस और हिप हॉप की बात जब चल ही रही है तो हम चलते हैं एमटीवी हसल की ओर, जो कि एमटीवी हसल के आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है और आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है आप शायद उसमें भी काम करने वाले हैं उनके जी साथ। जी जी। तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? तो आई गेस एमटीवी हसल का मेरे इस करियर में थोड़ा हाथ ज़्यादा ही रहा है। आई गेस कि सबसे पहला जो सीज़न था उसमें एक श्लोका करके आर्टिस्ट है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे पहले कोई बिग आर्टिस्ट होगा अगर कोई बड़ा, हुँ, हुँ। जो एक नॉर्मल रीच होता है ना, एक नॉर्मल रीच के बाहर का जब कोई आर्टिस्ट होता है, तो मेरे लिए शायद वो वही थे। तो सबसे पहले उन्होंने कांटेक्ट करा था मुझे कि ये जैसे जो स्टाइल मैंने बताया बीट्स वगैरह का, वो शायद मैचिंग था उनके स्टाइल से। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा एंड देन हमारा कोलैब वगैरह हुआ, वो गाना वगैरह आया। एंड देन वो सही, मतलब जो उनका स्टाइल था और जो मेरा स्टाइल था आपस में बहुत मैच हुआ। ओके। तो वो सारा प्रोजेक्ट सही हो गया फर्स्ट सीज़न का आर्टिस्ट के साथ। फिर देन सेकंड सीज़न में पैराडॉक्स हुँ, हुँ, हुँ। करके, जो कि बहुत अच्छा बंदा है, मतलब शाउट आउट नेम। तो ओके। उसने फिर मुझे कांटेक्ट करा देना अगेन सेकंड वाले टाइम पे कि एक साथ में ऐसा कुछ कुछ हम भी करते हैं। तो अगेन जो मेरा प्रोडक्शन स्टाइल था और जो उसे प्रोड्यूस करना था, उसे जिस टाइप का गाना निकालना था, आई गेस वो भी बहुत आपस में बहुत ही क्लोजली मैच हो रहा था। तो देन वो सारी चीज़ें हुई। एंड देन अगेन जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वैसे तो मैं अभी नाम तो नहीं बताऊंगा, बट ओके। यही बोलूँगा कि इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, मतलब आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा गाना मिलेगा।
जस्ट सेम आपको अगर सुना होगा आपने मुझे कभी जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक में प्रोड्यूस करता हूँ तो आपको सेम वही सुनने मिलेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। लेट्स सी कब आता है, कैसे आता है एंड क्या रिवील होता है। जैसा कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, जिसमें कि आप मतलब उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और जो जिनके साथ आप कोलैब्स करने वाले हैं आर्टिस्टों के साथ, क्या आप उनके बारे में थोड़ा-सा हमें कुछ हिंट दे सकते हैं? या ऑडियंस को हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मैं जो बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको लोग और आपकी ऑडियंस प्रोबेबली जानती होगी, तो उनके केस में तो मैं ये बोलूँगा कि गाने तो ऑलरेडी कर रखे हैं बहुत प्रोड्यूस, लेकिन वो एक बॉक्स में बंद है। ओके। बड़े आर्टिस्ट के साथ ही मैं बस यही होप कर रहा हूँ हुँ, कि हुँ, वो हुँ। गाने जिस दिन आएँगे उस दिन वो प्रोबेबली मिलियंस में ही रीच होंगे। क्योंकि अब तक जो भी जैसे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं जिनके साथ, वो लाख मिलियंस में तो गए हुए हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी वैसे तो वही है। हालाँकि ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना तो मैंने ख़ैर कभी ऐसे सीखा नहीं कि एज़ अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जब आप इन सब चीज़ों से झेलते हो कि जैसे आपको व्यूज़ नहीं आते, जब आप स्टार्ट करते हो चीज़ें आपको 100-200 व्यूज़ आते हैं या फिर 1000 व्यूज़ हो गए। तो जब आप वैसी जगह से जब आप ग्रो करते हो तो जब आपको कहीं आपका वर्क में मिलियंस आते हैं या लाख व्यूज़ आते हैं, तो वो अच्छा लगता है बट आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहता वो चीज़ कि आप कभी भी ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो जब होंगी तो बहुत अच्छी बात होगी हुँ, और हुँ, हुँ। नहीं होंगी तो हमने तो वैसे ही स्टार्ट करा था ज़िंदगी। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है बट एक्साइटमेंट तो है। हुँ, हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छे-अच्छे गाने हैं जो अभी तक मेरे ही कानों तक गए हैं एंड आई ओके। एम होपिंग कि बाकी सारे ऑडियंस बाकी लोगों के कानों तक जाएँ और वो सुनें, अप्रिशिएट करें एंड मेबी फटें कहीं पे उनके शोज़ वगैरह हों, मैं अटेंड करूँ। तो वेरी एक्साइटेड फॉर द कोलैब। ये तो सारा वैसा हो गया कि जो फेमस आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। बाकी ऐसे इन जनरल जिनके साथ मैं कोलैब करता हूँ, जो मेरे आस-पास के लोग हैं, तो उनमें से ऐसा है कि काफ़ी एल्बम्स पे मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों के साथ कोलैब्स वगैरह कर रहा हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मतलब मेरे नोन में। तो आई गेस मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। मेबी कुछ टाइम में मैं एल्बम भी ड्रॉप करूँगा उनके साथ। ओके। इट विल बी अ वेरी क्रिएटिव मतलब अलग-अलग टाइप के जॉनर्स के गाने होंगे उसमें। सो वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट्स, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। ओके। तो आप अगले आने वाले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? और मतलब आपसे हमको कुछ नया देखने के लिए क्या मिल सकता है? आपके वर्क से, आपके म्यूज़िक से? जैसे आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, तो आपका जो वर्क है, किस लेवल पे देखने को मिलेगा हमें आगे कुछ आने वाले सालों में? हाँ, या टू बी ऑनेस्ट आज से 5 साल पहले अगर मुझे कोई पूछता कि आप 5 साल कहाँ अपने आप को देखते हो, तो ये जो मैं आज जिस जगह पर हूँ, तो मेरे लिए तो वो अनबिलीवेबल ही है देखा जाए तो एक जहाँ से जिस तरीके से मैंने काम करा हुआ है, जिस जगह से आया हूँ मैं। तो आई गेस आज से 5 साल का तो आई एम यूजुअली तो होपिंग फॉर द गुड कि चीज़ें अच्छी हों। मेबी शायद और आर्टिस्ट के साथ कोलैब हो जाए। बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ और मेबी कहीं पे ऐसा नाम थोड़ा और लोगों के कानों तक जाए। ये जो नाम है और ये जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, मुझे तो ये लगता है जस्ट ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम जाए हर जगह। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस टाइप का मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, वो ज़्यादातर लोगों के कानों तक पड़ना चाहिए। इवन दो अगर उसमें मेरा नाम नहीं भी आता है तो इट्स नॉट नथिंग टू बी वरी अबाउट। बट मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी चीज़ है हुँ, हुँ। कि बहुत लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के कानों तक जाना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि ये ऐसा भी कुछ बन रहा है, ऐसा भी कुछ चल रहा है, ऐसा भी कोई कुछ बना रहा है। तो आई गेस कि मैं यही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लोग और ज़्यादा सुने, लोग और ज़्यादा ये नाम को जाने, अनिकेत जो नाम है मेरा और भी मैं आर्टिस्ट के साथ कोलैब करूँ एंड मेबी देखते हैं कहाँ तक जाती है, मेबी कभी परफ़ॉर्म करने भी मिले। ओके, मेरे को एक चीज़ और जाननी है, जैसे कि कुछ नए बच्चे हैं या मतलब नए बिगिनर्स हैं, जो अब एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर अपना काम स्टार्ट करना हुँ, चाहते हैं हुँ। या करते भी हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको ऐसे किसी फील्ड में कुछ करना है ये चीज़, हुँ, हुँ। तो सबसे पहले ना आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि मैं क्या इस जगह पे जाना चाहता हूँ, क्या मैं ये बनना चाहता हूँ। अगर आप अपने आप से ये चीज़ पूछोगे, आपको अंदर से आंसर हाँ मिलता है, तो देन सेकंड चीज़ आपको ये करना है कि आपको कभी बैक आउट नहीं करना है।
कि आपने करा और आपको मान लो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपने बैकआउट कर लिया, क्योंकि वो उस कला की भी डिसरिस्पेक्ट है कि आपको जब तक फ़ायदा मिल रहा था आपने वो चीज़ का आपने साथ दिया, फिर जब उस चीज़ ने आपको फ़ायदा देना बंद कर दिया तो आपने उसको छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर इस चीज़ में करते हो, इस फील्ड में करते हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप जस्ट करते जाओ। चीज़ें कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क से आप सब कुछ पॉसिबल होता है। आप करते जाओ, आप कहीं न कहीं उस चीज़ को अपलोड करो, हुँ, हुँ। और अगर आपको नहीं आ रही है तो यूट्यूब और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है सीखने के लिए। ऐसा तो आप बहाना दे ही नहीं सकते कि मुझे नहीं आती, तो मेरे को कोई सिखाने के लिए चाहिए या फिर ऐसा कुछ। आपको सिर्फ़ सीखने की चाह होनी चाहिए, आपको पूरी चीज़ें अवेलेबल हैं दुनिया में। आपको म्यूज़िक बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं से जुगाड़ करना पड़े, आपको सिर्फ़ लैपटॉप चाहिए और एक मन चाहिए अपना जो कभी भी डगमगाए नहीं कि अगर मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है तो मैं करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ। आप करते रहोगे, आप 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल करोगे, तो आपने जहाँ से पहले साल में जहाँ पे चालू करा, आप ये देखो कि 5वें साल में आप एटलीस्ट अपने आप में तो बहुत ग्रो कर गए होगे। इवन दो आपको बाहर से कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं मिला होगा, बट आपका क्राफ़्ट आपने बहुत ज़्यादा ही रिफ़ाइन कर लिया होगा। फिर देन आप उसके बाद टाइम लगाओगे और थोड़ा तो कहीं न कहीं से आई गेस अपॉर्च्युनिटी मिल ही जाती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि कोई बोलेगा कि मैं 10-15 साल से म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा हूँ लेकिन मैं आज कहीं भी नहीं पहुँचा। ऐसा तो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होता। लोग क्या करते हैं कि उन्हें जब लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो उसी पॉइंट पे छोड़ देते हैं, और जो उन्होंने पहले से जो टाइम लगाया होता है जैसे 3-4 साल वो सारा वेस्ट जाता है। फिर आप वेस्ट वो जो साल गया उसके बाद अगर आप कुछ दूसरा ज़िंदगी में काम भी चालू कर रहे हो, तो वो फिर स्टार्ट से चालू कर रहे हो, फिर से दोबारा बेसिकली एक रीस्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ में। रीस्टार्ट कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ पकड़ो, इवन दो मैं सिर्फ़ म्यूज़िक का नहीं कह रहा कि कोई भी क्रिएटिव फ़ील्ड में अगर आप घुसना चाहते हो, तो ऐसा मन लेके घुसो कि मैं अगर कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं फिर कुछ उखाड़ूँगा ही। जैसे तो मैं कुछ करके ही वापस लौटूँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को एज़ अ लूज़र साबित कर दूँगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं इसीलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जो छोड़ देता है वो थोड़ा ज़्यादा लूज़र टाइप लगता है रेदर दैन कि कुछ नहीं हुआ तब भी मैं लगा हुआ हूँ, तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशनल होता है रेदर दैन कि मैंने छोड़ दिया। तो आप बिना छोड़े, बिना लीव करे अगर चीज़ें करते रहोगे कंसिस्टेंटली, फ़ोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ अपना क्राफ्ट रिफाइन करते रहोगे तो आप कहीं न कहीं तो पहुँच ही जाओगे, दैट्स फॉर श्योर। जैसे आपका रिसेंटली पैराडॉक्स भोला नाचे आर्टिस्ट के साथ जो प्रोजेक्ट था, उसमें आपको क्या मतलब दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? तो आई गेस चैलेंज वाइज़ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि आई गेस पैराडॉक्स इज़ वेरी टैलेंटेड एट अ वेरी यंग एज। तो उसके साथ प्रोसेसिंग ऐसी बहुत स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा, कि जब हम लोग मिले थे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो मैं जैसे ही म्यूज़िक में बना रहा था वो वैसे-वैसे लिरिक्स लिखता जा रहा था तुरंत-तुरंत, तुरंत-तुरंत। सो आई गेस ही इज़ वेरी टैलेंटेड इन इट्स ओन क्राफ्ट। तो ऐसा कुछ भी आई गेस चैलेंजिंग मेरे लिए लगा नहीं उस चीज़ में, तो सब कुछ स्मूथ। मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, उसने अपना काम बहुत बखूबी किया। तो जो एंड रिज़ल्ट निकल के आया आई गेस वो ऑब्वियसली बेस्ट ही होना था। सो जब भी कहीं बजता है आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये चीज़ मैंने करी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम टू कि उसने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम टू कि उसने ये चांस दिया ये चीज़ करने के लिए। सो आई गेस ये है कि जब 2 टैलेंटेड लोग या फिर जो अच्छे अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जब वो 2 लोग जब साथ में काम करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली हो जाती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है, चैलेंज वगैरह नहीं आता। इवन दो आप प्रोसेस भी एन्जॉय करते हो उस टाइम पे। सो इट्स अ वेरी इट वाज़ वेरी स्मूथ गोइंग प्रोसेस। ओके, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा। और जो हाँ। आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो भी बहुत अच्छा आया। हाँ, हाँ, बहुत ही तगड़ा, वो तो बहुत ही सही वो है, मतलब वो रिलीज़ हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। ओके। तो क्या बोलते हैं कि उन पे शायद सद्गुरु ने भी डांस करा हुआ था उस गाने के ऊपर। ओके। ईशा फाउंडेशन में हुँ, उनका हुँ। कुछ इवेंट वगैरह था आई गेस, मैंने देखा था। ओके। सो ये
ऐसे ही है कि जिन भी आर्टिस्ट के साथ मैंने जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करा हुआ है, वो इतने टैलेंटेड हैं अपने क्राफ्ट में कि उनके साथ जो भी प्रोसेस हुई है, वो स्मूथ ही गई है। ऑल्दो इवन दो अभी भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ जो अभी भी वॉल्ट में पड़े हुए हैं, बॉक्स में पड़े हैं, जैसा कि मैंने बताया। वो कभी ना कभी रिलीज़ होंगे तो आप और भी चीज़ें को सुनने को मिलेंगी, आपको बहुत बैंगर टाइप की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। सो लेट्स होप कैसा ओके। रहता है। तो जैसे मान लीजिए जब आपका ये फाइनल आउट जो आपने दिया और गाना लॉन्च हुआ, तो उस टाइम आपको कैसा फ़ील हो रहा था? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से? अगर जैसे आपका ज मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ हाँ, हाँ। काम कर रहे हो। हाँ, मेरा जब भी जिस भी आर्टिस्ट के साथ ऐसे काम मैंने जब भी अपलोड हुआ है, हुँ, हुँ। सबसे पहले तो पता नहीं मुझे ऐसा रिलीज़ होने के पहले बहुत ज़्यादा ही वैसा एक्साइटमेंट हुँ, हुँ, रहता हुँ। है कि यार फाइनली मतलब ये मतलब मेरा नाम ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़ रहा है। और देन जब वो रिलीज़ हो जाता है, फिर तो मुझे बहुत ही मतलब जब तक रिलीज़ नहीं होता तब तक आपको नर्वसनेस भी रहती है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ ऐसा-वैसा ना हो जाए। एज़ अ प्रोडक्शन वाइज़ अगर जैसे मैं देखूँ, तो हर एक प्रोड्यूसर को ये कहीं न कहीं नर्वसनेस रहती है कि जब वो चीज़ फाइनल आउटपुट जाएगी तो कहीं पे कुछ उसमें ऐसा कुछ एलिमेंट ऑफ तो नहीं चला गया होगा, या फिर कुछ ड्रम्स इधर-उधर तो नहीं हो गए होंगे, या फिर कुछ भी मिक्सिंग वाइज़ एंड ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड। तो जब वो फाइनल निकल के आ जाता है, तब एक बार को बिलीव भी नहीं होता है कि आपको कि फाइनली आपने कर दिया वो काम। अब आप ये चीज़ ठोस हो चुकी है। ये एक माइलस्टोन आपने लाइफ में अचीव कर लिया है। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर के माइलस्टोन के ऊपर काम करना है। सो आई वाज़ वेरी, वेरी मतलब हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश था, और सबसे ज़्यादा तो मैं ग्रेटफुल भगवान के लिए ही हूँ कि जो भी ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आई गेस उन्हीं की वजह से ही मिल रही है। बाकी तो हम लगे हुए हैं अपनी चीज़ें करने में। जब तक लगे हैं तब तक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी और हम उसमें काम करते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे आप अब तक म्यूज़िक बनाते आए हो, काम किया है, अब तक की लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ है आपने कोई म्यूज़िक बनाया और फाइनल आउट उसका गया, हुँ। लेकिन आपने उस म्यूज़िक को सुना और आपको लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ कमी रह गई है मेरे से, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हाँ, आई गेस ऐसा तो सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ लगता ही होगा कि नॉर्मली ये होता है कि आप अगर आज से 2-3 साल भी या 1 साल या 6 महीने या कुछ भी जब आप इम्प्रूव करते जाते हो कंटिन्यूअसली, तब जब आप पुरानी चीज़ें सुनते हो, इवन दो वो बहुत फेमस लोगों के साथ अगर करा होगा, तो वो भी आप सुनते हो, तब आपको लगता है यार कि एज़ अ प्रोड्यूसर वाइज़ आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं और चीज़ें कर सकता था। ये मैंने ज़्यादा सिंपल छोड़ दिया, या मैंने इस पे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं मारा। बट आपको वो चीज़, फिर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मेरे को जिस टाइम पे जितना आता था उसका आई गेस मैंने मैक्सिमम दिया है। वो आज मेरा जो बेस्ट मुझे, था। हाँ, वो मेरा बेस्ट है। आज जो मुझे आता है वो ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा है। बट मेरे को ऐसे निराश नहीं होना चाहिए कि वो उस टाइम के लिए जो मैंने करा इट्स बेस्ट। बाकी आपको फ्रस्ट्रेशन तो थोड़ा बहुत लगता ही है कि आपने थोड़ा हो सकता है कि पूरी तरीके से नहीं करा वो चीज़ें, बट स्टिल इट्स अ लर्निंग प्रोसेस है सबके लिए। तो आप आगे से बाय द टाइम आप ग्रो करते रहोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी बनती रहेंगी। सो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसा दुःख किसी को होना नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, ना ही फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए। बट वो कभी-कभार लगता है तो इट्स जस्ट अंडरस्टैंडेबल। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने म्यूज़िक बनाया, कई बार होता है कि एक सिंगल आर्टिस्ट आया है और आपको लगता है कि आपको इसके साथ काम नहीं करना है। हुँ। लेकिन बात होती है पैसे की। कई बार होता है कि कोई बंदा मतलब आर्टिस्ट अच्छा नहीं है लेकिन पैसे अच्छे दे रहा है और आपको उसके साथ काम करना पड़ रहा है या मतलब करना ही है। तो उस टाइम क्या इंटेंशन रहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाऊँगा? मतलब एक एक होता है ना बंदा दिल से बना रहा है, हाँ, कुछ हाँ, काम कर रहा हाँ, है, हाँ। एक होता है नहीं भई टेम्परेरी ठीक है भाई बंदा आया, चेप दिया, हटा हुँ, दिया हुँ। साइड करो। हुँ, हुँ। ऐसा कभी होता है? ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी-कभार मेरे पास मतलब इवन दो आज तो नहीं, आज जिस उस पे हूँ उस पे तो नहीं होता है, बट पहले जब मैं ऐसा होता था तो ऑब्वियसली फ्रीलांस की दुनिया में तो हमें ऐसे काम करना ही पड़ता है जहाँ पे हमारा मन ना हो, लेकिन हमें वो चीज़ करनी है। तो भी मैं एक चीज़ का बस इतना ध्यान रखता था कि मैं भले ही एफ़र्ट्स कम लगाऊँ उसके प्रोडक्शन में अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट इवन दो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी कि कल को ये कहीं जाएगा तो नाम मेरा जुड़ेगा बिल उस चीज़ में। तो मैं अगर एकदम ही वाहियात बनाऊँगा वो चीज़ तो फिर वो मेरा नाम ख़राब होगा। तो अगर उस चीज़ को बनाना है मुझे तो मैं फिर ये सोच के बनाता हूँ कि चलो ठीक है, पैसे-वैसे मिल रहे हैं, आर्टिस्ट ऐसा-वैसा सा है तो ठीक है, बट मैं अपनी चीज़ें तो उससे रखूँ कि कहीं को मेरा नाम अगर इसने यूज़ करा हुआ है,
तो वो चीज़ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने काम में कोई वो ढील नहीं दी है। और बाकी कहीं पे अगर ऐसा मेरे से मैंने अगर विदाउट एफर्ट भी कुछ बनाया होगा, तो मैं जस्ट कह देता हूँ मेरा नाम मत डालना। आप अपना नाम डाल दो कि आपने ही प्रोड्यूस करा हुआ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। कि मैं इधर हूँ ही नहीं। मैं आपको जानता ही नहीं, आप आप हो कौन? कौन? आप कौन? ओके। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है रील्स का, जैसे कि 1 मिनट 30 सेकंड की जो रील्स बनाते हैं लोग, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मुझे उसमें ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे गाने जो होते हैं, जो फ़ेमस या वायरल हो जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, हुँ, हुँ। उनमें दिक्कत ये रहता है कि आप जब कभी पूरा गाना वो सुनते हो, जो 30 सेकंड का आपने पार्ट सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने स्टेटस लगा लिया, आपने रील बना ली वो पार्ट। जब कभी आप उस गाने को प्रॉपर्ली सुनते हो ना, तो पता नहीं कुछ तो ऐसा होता है कि वो पूरा गाना सिर्फ़ उस पार्ट के अलावा पूरा गाना ना बोरिंग सा लगता है। बहुत ही रद्दी, मतलब कहते हैं हाँ, बहुत थर्ड क्लास ही है, बहुत क्वालिटी हाँ। ही नहीं है उसमें कुछ। मतलब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ उतने पार्ट के लिए ही वो गाना अच्छा था, बाकी इस गाने में ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा भी बेकार गाने भी उसमें होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे गाने भी इस दिक्कत की वजह से ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह जाते हैं कि कोई डिस्कवर ही नहीं करता। लोग बस अपना रील बनाने के लिए बंदे का गाना ढूँढते हैं, कभी उस बंदे को उन्होंने स्पॉटिफ़ाई पे नहीं सुना होगा, उसके दूसरे गाने नहीं सुने होंगे, सिर्फ़ इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाने के लिए जो ट्रेंडिंग चल रहा है, वो सारे सुन लेते हैं और फिर भूल जाते हैं उस बंदे को। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़ा आर्टिस्ट का नुकसान भी होता है कि वायरल तो हो गया वो, लेकिन वो सिर्फ़ उतने पार्ट के लिए ही हुआ, कोई उसका पूरा गाना नहीं सुना। नहीं सुनेगा। लोग लोग अटेंशन उसको पूरा नहीं देते। वो ऐसा नहीं कि उसका यूट्यूब पे जाके चैनल देखेंगे या उसका स्पॉटिफ़ाई पे गाना सुनेंगे। उनका काम निकल गया, वो हो गया। तो मेरे ख़्याल से अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है इन द सम वेज़ कि थोड़ा एक्सपोज़र मिल जाता है। बट अगेन वो सिर्फ़ लोगों का जितना काम निकल रहा है उस गाने से, उतने तक का उसको एक्सपोज़र मिल रहा है। उसके बाद का तो आई गेस वो आर्टिस्ट के खुद के ऊपर है। और ऊपर से ये रील्स वगैरह तो आई थिंक अगेन मेरे को मिस्टेक ही लगती है कि इंस्टाग्राम पहले सही था। ये रील्स वगैरह से तो थोड़ा-सा वियर्ड हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा और आज अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक़्त निकाल कर आए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर आप भी अनिकेत को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं और उनका जो आने वाले म्यूज़िक्स हैं और जो उन्होंने अब तक जो सॉन्ग्स बनाए हैं, म्यूज़िक बनाया है, आप उनको भी सुन सकते हैं। थैंक यू। मैं भी बहुत ही आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि आपने अपॉर्च्युनिटी दी कि कुछ चीज़ें थी मुझे बोलने के लिए, जो मुझे आई गेस प्लेटफ़ॉर्म ऐज़ अब भी मिला कि जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वो चीज़ें, तो मैंने बोली। और बहुत अच्छा लगा बात करके कि कैसे क्या-क्या जैसे जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, जो भी लाइफ़ में, आप क्या अपने आप से तो बात नहीं कर सकते, आपको कोई ना तो कोई चाहिए, एक दोस्त जैसे कि आप जैसे दोस्तों के साथ शेयर करते हो या किसी के साथ शेयर करते हो, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही सही लगा, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। बाकी तो मैं बाकी एंडिंग नोट पे तो यही बोलना चाहूँगा सबसे कि अगर आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो तो और उस चीज़ में अगर आपको कहीं जाना है, कुछ चीज़ मुकाम हासिल करनी है, तो जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। बेस्ट ऑफ लक। पीस आउट।